बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उस वक्त की बात है जब हम अंदरूनी सिंध से हिजरत करके कराची जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में आ गए थे। हमारे पास खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे फुटपाथ के अलावा रहने की कोई जगह नहीं थी। जब तक कोई मुस्तकिल ठिकाना मिलता तब तक मेरे शौहर ने अपने दोस्त ज़हीर के घर की बैठक में हमें ठहराया हुआ था। अगरचे ज़हीर कुछ भी न कहता, लेकिन हमें एक न एक दिन उसके घर की बैठक छोड़कर नए घर में ज़रूर जाना था। मेरे शौहर हर रोज़ कोई किराए का मकान ढूंढने बाहर जाते, लेकिन रोज़ ही मायूस लौटकर आते। एक दिन वो काफ़ी परेशान थे, किसी सोच में खोए हुए थे। मुझे लगा आज कोई गैरमामूली बात है। तभी मैंने पूछा, आप पहले तो इतने कभी परेशान नहीं हुए, आखिर क्या बात है, आप इस कदर मायूस हो गए? तभी कहने लगे कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है हर रोज़ जब मैं सुबह मकान ढूंढने जाता हूँ तो कोई मेरा पीछा करता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेकिन कोई मुझे नज़र ही नहीं आता। मैंने राशिद को ठंडा पानी पिलाया। मैंने कहा, राशिद, बाहर गर्मी है, शायद इस वजह से आपका जिस्म भारी हो जाता हो। आप घबराए मत, जल्दी से कोई अच्छा मकान मिल जाएगा, फिर हमें इस छोटी सी बैठक में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात वहम की, तो वो इंसान को हमेशा सताते हैं। आप फिक्र मत करें। राशिद को मेरी बातों से कुछ तसल्ली हुई थी, मगर मैं नोट करने लगी थी उनकी सेहत रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मकान के सिलसिले में उनके इस कदर चक्कर लग चुके थे कि अब तो मेरी भी हिम्मत टूटने लगी थी। ऐसा नहीं है कि हम जेब से बिल्कुल कंगाल थे, मगर अजीब बात यह होती कि राशिद जहाँ भी जाते, मालिक के मकान पहले तो उन्हें मकान देने की हामी भर लेते, लेकिन फिर न जाने क्या होता कि अगले दिन इनकार कर देते। ये सिलसिला पूरा महीना चलता रहा। अब तो लगता था कि हमें सर छुपाने की मुस्तकिल जगह शायद मिलना नामुमकिन हो गया है। मुझे अच्छी तरह याद है, वो जुमेरात का दिन था। जब राशिद शाम को घर लौटे तो उनका चेहरा खुशी से टिमटिमा रहा था। मैंने पूछा, राशिद, खैर तो है? आज बड़े खुश लग रहे हो, शायद इसलिए कि कोई मकान मिल गया है। बोले, हाँ भले लोकी, आज हमें अपने रहने का ठिकाना मिल गया है। नीली छत वाले ने करम किया है। आज मैं यूं ही मकान की तलाश में निकला तो मुझे एक आदमी मिला। देखने में बड़ा ही नेक लगता था। सर पर सफ़ेद रुमाल बांधा हुआ था और दाढ़ी भी काफ़ी लंबी थी। हुलिये से तो किसी मस्जिद के इमाम से मिलता जुलता था। मैंने इस शख्स से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो इसने कहा कि बहुत ही कम किराए पर एक मकान है, और ये मकान कोई आम घर नहीं बल्कि एक बड़े से बंगले पर मुश्तमिल है। अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। इससे ज़्यादा कम कीमत पर कोई मकान इस शहर में आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अरे वाह राशिद, कितना नेक आदमी था जिसने आपके साथ इतनी बड़ी नेकी की। लाज़मन वो कोई अच्छा शख्स ही होगा। मेरी इस बात पर राशिद के तासुरात बिल्कुल बदल गए, लेकिन राशिद कुछ कहते कहते रुक गए थे। लेकिन क्या राशिद? मैंने फिक्रमंदी से पूछा तो कहने लगे, जानती हो, इस मकान में एक मसला है। जब मैं वहाँ से आ रहा था मकान के बारे में बातचीत करके, तो कुछ लोग बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, बल्कि सब लोग मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैंने कोई अनोखा काम कर लिया हो। एक दो लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया कि इस मकान में आसिबी जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात यहाँ किसी को रहने नहीं देते। चलो छोड़ो, तुम अपना दिल हल्का न करो, जो हुआ देखा जाएगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि मालिक मकान के लिए ये घर जिसमें हम रहेंगे ना, किसी मुसीबत से कम नहीं। बेचने लगता है तो कोई ना कोई मुसीबत बन जाती है, किराए पर देता है तो लोग बहुत जल्द छोड़कर चले जाते हैं। मालिक मकान ने ये सोच रखा है कि वो ये घर किसी गरीब को इंतहाई कम कीमत पर देगा। शायद उसकी ये नेकी ऊपर वाले को पसंद आ जाए और उसे जिन्नात से छुटकारा मिल जाए। अच्छा, ये बात है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कोई कानूनी तकाजा नहीं, यही बहुत है। बाकी रही बात जिन्नात की तो उसको देखा जाएगा, मैंने हंसते हुए कहा। फिर अगले रोज हम सब लोग नए घर में जाने की तैयारी करने लगे।
जो हमने 3,000 रुपये माहाना किराए पर लिया था। दरअसल मेरे शौहर की नौकरी इसी शहर में हुई थी। अब हम तकरीबन 5 या 6 साल इसी घर में रहने का इरादा रखते थे। हम लोगों ने कुछ सामान बाहर से खरीदा, कुछ सामान हमारे पास पहले से मौजूद था। हम सारा सामान लेकर नए घर की तरफ रवाना हो गए। घर के नज़दीक पहुंचते ही राशिद ने एक बड़े हवेली नुमा घर की तरफ इशारा किया। कहने लगे, यही हमारा ठिकाना होगा। मकान पर नजर पड़ते ही मैं खुश भी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। मुझे न जाने क्यों ये मकान देखा भाला लगता था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि इस मकान को मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस मकान को मैंने कहाँ देखा है। फिर अचानक मुझे याद आया कि ये मकान अक्सर मुझे शादी से पहले ख्वाब में आया करता था। ये अजीब इत्तेफाक की बात थी कि जिस मकान के ख्वाब मुझे डराया करते थे, अब हम उसी घर में रहने जा रहे थे। राशिद बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, जिन्नात वाले मकान में उनके साथ आ गई, वरना कोई और औरत होती तो शायद 100 बातें बनाती। खैर, हम लोग इन्हीं बातों में मगन अपने घर की तरफ चल दिए। इस घर का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा ऊंचा था। इस पर मुख्तलिफ किस्म के नक्श नगार बने हुए थे। लकड़ी के इस दरवाजे को जैसे ही हम लोगों ने खोला, हम सबको यूँ महसूस हुआ जैसे घर के सहन से बादल नमा कोई चीज़ उठी हो और ऊपर आसमान की तरफ चली गई हो। ये हमारा इस घर में पहला तजुर्बा था, जिसने हम सबको किसी न किसी शक में मुब्तला कर दिया। खैर, अब हम लोगों ने रहना तो यही था, कोई और ठिकाना जो नहीं था। घर को ज़्यादा साफ नहीं करना पड़ा। यहाँ पर पहले से काफ़ी सफाई की हुई थी। मैंने बस अपना सामान वगैरह निकाल कर इस घर में सेट किया। फिर राशिद जाकर बाहर से दिन का खाना ले आए। हम लोगों ने बना बनाया खाना खाया और फिर सब लोग किलुला करने की गर्ज से सो गए। ये नए घर में हमारे पहले दिन की शाम अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। सूरज मगरिब की तरफ तेजी से रवां था। फिजा बिल्कुल साफ थी। मैं और राशिद घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे। मैं राशिद से कहने लगी, राशिद, अपनी तनख्वाह का कुछ एडवांस ले लो और अपना घर भी शुरू करो। कब तक हम किराए के मकानों में फिरते रहेंगे? राशिद कहने लगे, घर का किराया और बाकी खर्चा पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, तुम्हें अपने बंगले की पड़ी है। खैर, यहाँ का मौसम इस कदर खुशगवार था कि मैं चाहकर भी राशिद से कोई ऐसी बात नहीं कर सकी। शाम की अजानें हो रही थीं। मैं नमाज की तैयारी करने लगी। छत पर एक टैंकी बनी हुई थी, इसमें नलका भी लगा हुआ था। राशिद यहीं से वजू बनाने लगे। मुझे कहा, जाकर मुझे नीचे से जाए नमाज ला कर दो, मैं यहीं छत पर नमाज पढ़ता हूँ। मेरे घर में ये मेरी पहली नमाज होगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वाकई तुम्हारा अपना घर है। मैंने एक तंजिया नज़र राशिद पर डाली और नीचे जानमाज लेने चली गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरा जहन उलझन से भरा हुआ था कि अब जाकर सारा सामान खोलना पड़ेगा। जानमाज न जाने कहाँ रखी होगी। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई, सारे मकान की अंदर से सफाई पहले से भी बेहतर हो चुकी थी और मेरा सामान यूं सलीके से रखा गया था जैसे किसी ने बड़े एहतमाम से रखा हो। हर चीज अपनी जगह पर थी। नफासत और सफाई सुथराई दूर से नजर आ रही थी। मैं हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मैं समझी कि मालिक मकान की नीयत वाकई नेकी के इरादे से है। शायद ये सब काम मालिक मकान ने कोई बंदा वगैरह भेजकर करवा दिया हो। खैर, मैंने राशिद को जाकर जायनमाज दी और खुद मगरिब की अजानें खत्म होने का इंतजार करने लगी कि अजानें खत्म हों तो वजू करने वॉशरूम जाऊं। अजानें खत्म होते ही मैं वॉशरूम में वजू करने चली गई। इस घर के वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत थे। मैंने पानी से वजू किया और शीशा देखने लगी। सामने लगा शीशा इंतहाई कीमती लकड़ी में फ्रेम किया गया था। शीशा भी बहुत ही साफ और उजला हुआ था। ये इस कदर खूबसूरत शीशा था कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा शीशा किसी ब्यूटी पार्लर में भी नहीं देखा था। मेरा खुद ब खुद दिल किया कि इस शीशे में थोड़ी देर अपने हुस्न का जायजा ले लूं। न जाने क्यों इस शीशे में मुझे अपना चेहरा बहुत ही उजला उजला महसूस हो रहा था। मुझे अपनी अवाइल जवानी के दिन याद आ गए। मैंने सर का मसाह किया, बालों को थोड़ा खोला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आसपास किसी चीज के सरसराने की आवाज आ रही है। मैं अपने बाल खोले यूं ही आसपास देखने लगी। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे सर के बालों पर हाथ फेरा हो।
मैं यकदम चौंक सी गई। तभी मुझे अपने कान में किसी की सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मैं यकदम चौंक गई। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वॉशरूम में कोई भी नहीं था और जाहिर है यहाँ मेरे सिवा कौन होता। खैर मैंने बाल बंद किए, अपना चेहरा पोंछा और फिर सर पर दुपट्टा रखे बाहर आने ही लगी थी कि मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दी। माशाअल्लाह, ये आवाज़ सुनकर मैं तो हैरान रह गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने राशिद खड़े थे। अरे राशिद, आप कब बाहर गए? मैंने हैरत से पूछा। इनके हाथ में खाने का शॉपर था। अरे भाई, मैं तो जैसे ही सोकर उठा बाहर से खाना लेने चला गया था। राशिद ने मुझे हैरान कर दिया। क्या मतलब राशिद, आप कहाँ सोए हुए थे? मैंने राशिद से सवाल किया तो वो हंस पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे घर में नहीं फार्म हाउस में आ गई हो। अरे भाई, यही नीचे पड़ा सो रहा था। राशिद की बात ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। तो छत पर मैंने जिसके साथ चाय पी, जिसे जायनमाज लाकर दी, वो कौन था? मेरा दिल कपकपाने लगा। मैंने क्यों गौर न किया कि राशिद तो नमाज के इतने पाबंद नहीं हैं। फिर कैसे मगरिब की अजान होते ही इन्होंने मुझे जायनमाज लाने का कहा था। खैर, अब मैं राशिद से ज़्यादा बहस करती तो यकीनन वो चिड़चिड़े हो जाते। मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। वो अंदर आए तो कमरे की सफाई देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, वाह, तुमने तो काफ़ी जल्दी इस कमरे की सफाई कर दी। मैंने कहा, राशिद जी, सिर्फ कमरे की ही नहीं, पूरे घर की सफाई हो गई है। वो भी बड़े हैरान हुए। कहने लगे, इतना बड़ा बंगला और इतनी जल्दी सफाई? मैंने कहा, राशिद, लगता है कि मालिक मकान का इरादा वाकई नेकी कमाने का है। उसने ही सारा घर साफ सुथरा करवा दिया है। इस पर राशिद खुश होकर कहने लगे, चलो जल्दी से किचन में जाओ और खाना बर्तन में डालकर ले आओ। मैं जल्दी से किचन में गई, खाना बर्तनों में डालने लगी। मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई दूसरा भी खाना डालने में मसरूफ है। बर्तन खड़कने की आवाज़ें सुनाई थीं, मगर मैंने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और बर्तनों में खाना डालकर ले आई। लेकिन न जाने क्यों मुझे कमरे में आकर ऐसा लगा कि मेरे शौहर और बच्चों के अलावा शायद कोई तीसरा भी हमारे साथ मौजूद है। हम लोग सभी खाना खा रहे थे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं मुसलसल किसी की नज़रों के हिसार में हूँ। मुझे लगता दो आंखें हैं जो मुझे दूर से देख रही हैं। या तो वो कहीं कमरे की छत पर हैं या कमरे की दीवारों पर। मैं बार बार इधर उधर देखती, मगर मुझे वहाँ कुछ भी नजर न आता। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस बात को राशिद से कैसे कहूं। खैर, हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी और जल्द ही सो गए। हम लोग काफ़ी थके हुए थे। अगले दिन राशिद सुबह सवेरे ही तैयार होकर दफ्तर चले गए। बच्चे घर पर ही थे। मैं बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रही थी कि न जाने नए शहर में आकर इनके स्कूल का क्या बनेगा। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इजाज़त लेकर अंदर आई। मैंने बूढ़ी औरत को कुर्सी पर बिठा दिया। जहन में सोच रही थी कि शायद ये बूढ़ी औरत इधर पड़ोस से ही आई है। कहेगी ये घर आसिफ ज़दा है, यहाँ जिन्नात हैं वगैरह वगैरह। जाहिर है ऐसी बूढ़ियाँ ऐसी ही बातें करती हैं। सो मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बूढ़ी औरत ने ऐसी कोई भी बात नहीं की, बल्कि उसके बरक्स कहने लगी, बेटी, इस घर में तो इससे पहले आज तक कोई नहीं ठहर सका, लेकिन तुम्हारे लिए ये घर बड़ा ही मुबारक साबित होगा। मैंने अम्मा जी की तरफ गौर से देखा। मुझे बूढ़ी माँ जी का हुलिया अजीब सा महसूस हुआ। इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और मामूल से ज़्यादा नूर छाया हुआ था। खैर, मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया। बूढ़ी माँ जी को चाय वगैरह पिलाकर रुखसत कर दिया। फिर न जाने मेरे जहन में क्या सूझी कि मैंने दरवाज़ा खोला ताकि देख सकूं कि ये बूढ़ी माँ जी कहाँ को जाती हैं। ये देखकर मैं बहुत हैरान रह गई कि दूर दूर तक बूढ़ी औरत का नामो निशान भी नहीं था। वो यूं आई थी जैसे हवा के सर पर सवार हों, और ऐसे गई थी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। मैंने जहन में सोचा कि राशिद आएंगे तो इन्हें बताऊंगी, लेकिन शाम को जब राशिद घर आए तो वो बहुत थके हुए थे। इन्होंने आते ही खाना खाया और नींद की गहरी वादी में खो गए। बच्चे भी जल्द ही सो गए, शायद वो भी थके हुए थे। मैं अभी जाग रही थी। न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी।
میں نے دل میں سوچا باہر چل کر موسم کا اندازہ لگاتی ہوں، گھر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو باہر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، سارا شہر سو رہا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے تارے ٹمٹما رہے تھے جو یہاں کی روشنی میں کہیں دب سے گئے تھے۔ تبھی مجھے صحن میں عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے اس گھر کا ایک ایک کونا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میری نظر گھر کے صحن میں لگے ہوئے بیری کے درخت پر پڑی، جہاں سے اچانک ہی مختلف آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا بیری کے درخت پر بہت سارے لوگ ہیں جو خوشی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ پہلے مجھے واقعی لگا کہ یہ آوازیں بیری کے درخت سے آ رہی ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ آوازیں باہر دروازے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ میں نے متجسس انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن میری نظریں ناکام لوٹ آئیں۔ باہر گلی بالکل سنسان تھی، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے دروازہ بند کیا، پیچھے کی طرف مڑی تو اچانک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ بیری کے درخت پر ایک عجیب و غریب حرکت پیدا ہوئی۔ ایسا لگا کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہوئی آئی اور یہاں پر بیٹھ گئی۔ میں ڈر کے مارے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن برآمدے میں ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر کو شاید میرے گرنے کی آواز آئی، وہ مجھے اٹھا کر اندر لے گئے۔ میں ہوش میں آئی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ راشد ساری رات میرے لیے دعائیں کرتے رہے، چپکے چپکے سے مجھے پانی بھی پلاتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ میرے شوہر نے آج دفتر نہیں جانا تھا۔ تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہی بوڑھی ماں جی سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے بڑے احترام سے انہیں اندر بلایا۔ اس سے پہلے کہ میں اور میرا شوہر کچھ کہتے، وہ کہنے لگیں، بیٹی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں بتا ہی دوں۔ دراصل یہ سب کچھ شمس کا کیا دھرا ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا کہ وہ تمہیں پریشان نہ کرے، لیکن بیٹی کیا کروں، وہ تمہاری محبت میں اندھا ہو چکا ہے۔ کسی غیر شخص کی محبت کا سن کر راشد کو یکدم غصہ آ گیا۔ کون ہے یہ شمس؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ بوڑھی عورت نے میرے شوہر کو پرسکون کیا اور بولی، بیٹا فکر مت کرو، تمہاری بیوی بہت پاک باز ہے، اور شمس کوئی انسان نہیں بلکہ وہ تم لوگوں کے گھر کے صحن میں لگے بیری کے درخت پر رہنے والا جن زاد ہے۔ بیٹی اس نے تمہیں پانے کے لیے اس گھر میں کسی کو بھی نہیں رہنے دیا، اور تمہارا شوہر جہاں بھی کرائے پر مکان لینے جاتا تو یہ سب کو ڈراتا دھمکاتا۔ وہ لوگ اسے کرائے پر گھر نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک دن یہ اسے راستے میں ملا اور کہا کہ راشد ایک بہت سستا مکان ہے، اگر تم چاہو تو وہاں چل کر رہو۔ راشد نے شمس کی باتوں میں آ کر یہ گھر لے لیا۔ وہ تمہیں اس گھر میں دیکھنا چاہتا تھا اور یہ اس کی برسوں پرانی خواہش ہے۔ اماں جی یہ شمس مجھے کیسے جانتا ہے اور یہ سب کب سے ہو رہا ہے، اور آپ کون ہیں اماں جی؟ میں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر دیے۔ اماں جی کہنے لگیں، بیٹی شمس ایک جنزاد ہے اور وہ تم پر اس زمانے سے عاشق ہے جب تم کالج میں پڑھتی تھی۔ بیٹی یہ تو تمہارے والد کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ وہ آج تک تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ وہ بہت نیک انسان تھے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شمس آج بھی تمہارا دیوانہ ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ اگر تم اسی طرح نماز روزے کی پابندی کرتی رہو گی تو وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بوڑھی ماں چلی گئی تو میں ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی کہ اب میں شمس سے کیسے جان چھڑاؤں گی۔ یہ شمس کون ہے؟ بڑی مشکل سے مکان ڈھونڈا ہے، ایک مصیبت ختم ہوئی اور دوسری آن پڑی۔ میں اپنے شوہر راشد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، راشد جنہیں بوڑھی عورت کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے بھی انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ یہ سب کچھ ویسے ہی کہتی ہیں۔ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی۔ میں راشد کے دل میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ دفتر سے آئے، میں بہت پریشان تھی۔ میں نے راشد سے کہا، آپ کو میرے سر کی قسم ایک بات کہوں، اگر آپ مجھ سے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔